डियर स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल स्टडी अर्निंग पॉइंट में। आज हम भारती भवन से 10th क्लास का जो ये समानांतर श्रेणी का चैप्टर है उसको आज हम लोग क्लियर करेंगे। जो प्रश्नावली 4 का ए है 10th क्लास का भारती भवन बुक का, जिससे हम लोग तैयारी करते हैं। तो एपी जो है, जिसको हम लोग शॉर्टकट में इसको एपी कहते हैं, ये समानांतर श्रेणी है। आज हम इसको क्लियर करेंगे। चलिए इसकी शुरुआत करते हैं। अनुक्रम। अनुक्रम क्या होता है, जिसको हम लोग इंग्लिश में कहते हैं सीक्वेंस। कई संख्याओं को एक के बाद एक लिखने में यदि किसी नियम का पालन हो ताकि अगली संख्या ज्ञात हो जाए तो हम कहते हैं कि वे संख्याएं अनुक्रम में हैं। कई संख्याओं को एक के बाद एक लिखने पर यदि किसी नियम का पालन हो ताकि अगली संख्या ज्ञात हो जाए तो हम कहते हैं कि वे संख्याएं अनुक्रम में हैं। एग्जाम्पल में जैसे 2, 4, 6, 8 है, तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि इतनी सारी संख्याएं लिखे हैं, तो यह इसमें एक नियम से ये ज्ञात हुआ है। जैसे 2 है, 4 है, 6 है, 8 है, तो इसके हिसाब से हमें पता चल गया कि 10 होगा, चूँकि इसमें 2 की बढ़ोतरी हुई है, तो यह नियम इस पर काम कर गया। वैसे ही एक और हम एग्जांपल लेते हैं यहाँ से। जैसे ले लिए 3, 5, या फिर 3 ले लिए, 7 ले लिए, 11 ले लिए, 15 ले लिए, 19 ले लिए, और ऐसे ही जाते जाएंगे। तो यह एक सीक्वेंस हुआ। हम इसको इसके हिसाब से हम देखेंगे तो इसमें 4 की बढ़ोतरी हुई है। तो 4 की बढ़ोतरी हुई, तो इसके हिसाब से हमें अगली संख्या इसमें मिल जाएगी 19, 4, 23। 3, 4, 7, 4, 11, 4, 15, 4, 19, 4, 23। तो यह एक सीक्वेंस है, यह एक सीक्वेंस है। अब हम देखेंगे आगे परवर्ती या परवर्ती तथा पूर्ववर्ती संख्या। परवर्ती संख्या क्या होता है कि किसी संख्या के बाद की संख्या को हम परवर्ती संख्या कहते हैं और किसी संख्या के पहले वाली संख्या को पूर्ववर्ती संख्या कहते हैं। जैसे कि यहाँ पे हो गया 19 के बाद वाली जो हमें संख्या मिलेगी वो हो जाएगी 23, तो 23 को हम कहेंगे परवर्ती संख्या। और 19 के पहले वाली जो संख्या है, जिसे जो ये 15 है, इसको हम कहेंगे 19 की पूर्ववर्ती संख्या इसमें। तो परवर्ती संख्या और पूर्ववर्ती संख्या क्लियर हो गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। समानांतर श्रेणी की परिभाषा। समानांतर श्रेणी की परिभाषा में हम क्या करेंगे यहाँ कि कोई भी एक अनुक्रम दिया हुआ होगा, कोई भी एक अनुक्रम दिया हुआ होगा। जैसे दे दिया हुआ है यहाँ से 3, 7, 11, 15, 19, ऐसे जाते 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 एक अनंत पे कोई ना कोई एक संख्या होगी। तो वैसे ही यहाँ पे T1 है, T2 है, T3 है, T4 है, T5 है, डॉट 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 ऐसे जाते जाते Tn तक होगा। यानी लास्ट टर्म जो होगा आपका Tn होगा, अंतिम पद। अब इसमें क्या होगा कि सीक्वेंस में क्या होता है, यानी कि अनुक्रम में क्या होता है कि 2 लगातार पदों के बीच का अंतर सेम होता है, तब हम समझते हैं कि वो सीक्वेंस में है और वो समानांतर श्रेणी में है। तो यहाँ से हो गया आपका दूसरे पद में से हम पहले पद को घटा लिए, इसको T1 कहेंगे। T1, T2, T3, T4, T5 जो हैं ये पहला टर्म है, दूसरा टर्म है, तीसरा टर्म है, चौथा, पांचवा, ऐसे ऐसे ये लास्ट टर्म है, अंतिम पद है। इसको कहेंगे प्रथम पद, द्वितीय पद, तृतीय पद, चतुर्थ पद, ऐसे हम कह सकते हैं इसको अंतिम पद कह सकते हैं। तो देखेंगे 2 लगातार पद का बीच का अंतर जो होना चाहिए सेम होना चाहिए। यानी कि T2 में से T1 को हम घटाएंगे और T3 में से T2 को घटाएंगे, तो इन दोनों का मान समान आना चाहिए, तब हम कहते हैं कि यह अनुक्रम जो है एपी में है। वैसे ही T4 में से T3 अगर घटा रहे हैं आप और T5 में से T4 घटा रहे हैं, तो ये दोनों सेम आ जाएगा, एकदम पक्का आएगा। फिर T5 में से T4 घटाएंगे, T6 में से T5 घटाएंगे, तो भी हमारा सेम ही आएगा। तो यह इसमें हम इसको कह सकते हैं कि यह अनुक्रम एपी में है, ये सेम आएगा। इन तीनों का मान क्या आएगा, सेम आएगा। अब चलिए आगे हम लोग बढ़ेंगे। तो अब हम देखेंगे समानांतर श्रेणी का व्यापक रूप, जनरल फॉर्म ऑफ एन एपी। समानांतर श्रेणी का व्यापक रूप में क्या होता है, इसका व्यापक रूप जैसे हम लोग सिंपल फॉर्म में लिखते हैं यहाँ से कि T1, T2, T3, T4 ऐसे लिखते हैं हम किसी अनुक्रम को, ये लास्ट टर्म Tn तक।
किसी अनुक्रम को हम लोग लिखते हैं। तो इसमें इसको हम लोग कहते हैं प्रथम पद, इसको कहते हैं दूसरा पद, इसको तीसरा पद, इसको चौथा पद, ठीक है, इसको अंतिम पद कहते हैं। अब इसमें क्या होता है कि यह जो होता है जैसे हम लोग अंक में लेकर के देखते हैं, अंक में सीक्वेंस एक लेकर के देखते हैं, अनुक्रम लेके देखते हैं। जैसे 3 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया, 9 हो गया, 11 हो गया, ऐसे ऐसे जाते जाते लास्ट टर्म कुछ भी होगा मान लीजिए। तो यहाँ से हम इसको कहेंगे प्रथम पद, इसको कहेंगे दूसरा पद, इसको तीसरा, इसको चौथा, इसको पांचवा पद कहेंगे। ऐसे ही छठा पद, सातवां पद, और लास्ट में जो आएगा उसको हम अंतिम पद कहेंगे। फिर यहाँ से क्या हो जाएगा कि यह जो होता है हमेशा, जैसे T1 जो है, यह जो होता है A प्लस A के रूप में होता है। T1 को हम लोग कहते हैं A, T2 को हम लोग कहते हैं A प्लस D, T3 को हम लोग कहते हैं A प्लस 2D, और T4 को हम लोग कहते हैं A प्लस 3D। तो यह हो गया आपका व्यापक पद, इसको कहा जाता है व्यापक पद। इसको अगर हम अनुक्रम के रूप में लिखें, इसको हम अनुक्रम के रूप में लिखें तो पहला पद हमारा हो जाएगा A, दूसरा पद हो जाएगा A प्लस D, तीसरा पद हो जाएगा A प्लस 2D, चौथा पद हो जाएगा A प्लस 3D। ऐसे ऐसे जाते जाते अंतिम पद कुछ ना कुछ होगा वहाँ पे, ठीक है। तो अभी हम देखेंगे इसको आगे। फिर यहाँ से क्या करेंगे कि हमारा व्यापक रूप जो है, व्यापक रूप में क्या होता है कि T1 जो होता है, अब हम लोग समझेंगे इसमें कि A क्या है और D क्या है। तो A तो हमें पता है कि A जो है हमारा प्रथम पद है, और D क्या है, तो D है दो लगातार पदों के बीच का अंतर, जिसको हम लोग कहेंगे सार्व अंतर या पदांतर। यानी दो लगातार पदों के बीच के अंतर को हम कहेंगे सार्व अंतर या पदांतर। तो इसमें क्या हो जाएगा, D को हम लोग कहेंगे यहाँ से D बराबर T2 माइनस T1, T2 माइनस T1 हो जाएगा, या फिर T3 माइनस T2 हो जाएगा, या फिर T4 माइनस T3 हो जाएगा। मतलब दो गो लगातार पद के बीच का अंतर होना चाहिए। तो किसी दो से निकाल सकते हैं, या तो 5 में से 3 घटाएंगे तो भी हमारा 2 ही आएगा, 7 में से 5 घटाएंगे तो भी हमारा 2 ही आ रहा है, 9 में से 7 घटाएंगे तो भी हमारा 2 ही आ रहा है, 11 में से 9 घटाएंगे तो भी हमारा 2 ही आ रहा है। यानी यह सीक्वेंस है और यह AP में है। AP में इसलिए है क्योंकि इसका सार्व अंतर जो है समान है, यानी कि D जो है इसका समान है। इसका हम जैसे निकाल रहे हैं, 5 में से 3 घटा तो ये 2 हो गया। 5 में से 3 खाली घटाने से नहीं, किसी को भी घटा लेंगे तो हमारा सेम ही आएगा। तो अगर सेम आ रहा है सब जगह से तो यह AP में है, यानी समानांतर श्रेणी में है, जिसको हम लोग अरिथमेटिक प्रोग्रेशन कहेंगे, यानी समानांतर श्रेणी कहेंगे। यहाँ से D बराबर T2 माइनस, ये T1 हो जाएगा, सॉरी यहाँ पे T1 हो जाएगा, 5 माइनस 3 ये हो जाएगा 2। चाहे T3 में से T2 भी घटाएंगे तो भी हमारा 2 ही आ जाएगा। चलिए अभी जैसा कि हमने देखा कि AP का व्यापक रूप जो है A है, A प्लस D है, A प्लस 2D है, A प्लस 3D है, ऐसे ही जाते जाएगा ये, ठीक है। तो ये होता कैसे है, जैसे हम एक सीक्वेंस ले लेते हैं, अनुक्रम ले लेते हैं एक, जैसे हो गया कि आपका 5 हो गया, 7 हो गया, 9 हो गया, 11 हो गया, ऐसे जाते जाएगा, ठीक है। तो हम इसको A कह रहे हैं, इसको A प्लस D कह रहे हैं इसको, और इसको क्या कह रहे हैं A प्लस 2D, इसको कह रहे हैं A प्लस 3D। तो ये होता कैसे है अभी हम इसको चेक करेंगे। सार्व अंतर तो अभी हम बता ही दिए हैं कि D होता है दो लगातार पदों के बीच के अंतर को सार्व अंतर कहते हैं। तो इसका हम अगर D निकाल दे रहे हैं, यहाँ पे A हो गया आपका कितना 5, A हो गया आपका 5, और D निकालेंगे तो T2 माइनस T1 करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 7 में से 5 गया 2, यानी कि D का मान आपका आ गया 2 और A का मान आपके पास 5 है। अब यहाँ से क्या कीजिएगा कि हम उस पर रख के देख रहे हैं कि प्रथम पद, द्वितीय पद, तृतीय पद, चतुर्थ पद इस पर सेट कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो चलिए यहाँ पे देख रहे हैं, T1 को हम A कह रहे हैं, यानी T1 को ही ना हम A कह रहे हैं प्रथम पद, तो इसको A बराबर ये 5 हो गया, ठीक है। T2 को हम लोग कह रहे हैं A प्लस D, T2 को हम लोग कह रहे हैं A प्लस D, तो A हो गया आपका 5 और D हो गया आपका 2, D का मान आया है 2, तो 5 गो 2 7 गो हो जाएगा। फिर T3 देखते हैं, तो T3 यानी कि तीसरा पद जो है, तीसरा पद को हम क्या चीज़ सूचित करना है यहाँ
a प्लस 2d से ले रहे हैं, तो हो जाएगा आपका a का मान 5 और 2d का मतलब 2 गुने d का मतलब कितना हो जाएगा, तो 2। तो ये हो गया आपका कितना 5 प्लस ये 2 दूना 4, 5 4 9। फिर T4 अगर निकाल रहे हैं तो a प्लस इसको 3d लिख रहे हैं, तो ये हो जाएगा आपका 5, a का मान 5 रख दिए, प्लस है प्लस रख दिए, 3 गुने d का मान कितना है, तो 2 है, तो 2 रख दिए यहाँ से, हो जाएगा 5 आई 3 दूना 6, 5 6 11 हो गया। अब हम देख रहे हैं कि प्रथम पद 5 आया है, दूसरा पद 7 आया है, तीसरा पद 9 आया है और चौथा पद 11 आया है। 5 7 9 11 देखिए अनुक्रम में आया है कि नहीं, 5 7 9 11 यानी सेट कर गया, यानी इसको हम कहते हैं व्यापक रूप, एपी का व्यापक रूप कहेंगे, यानी कि समानांतर श्रेणी का व्यापक रूप कहेंगे। अब हम देखेंगे जब 3 संख्याएं एपी में ली जानी हो, जब 4 संख्याएं एपी में ली जानी हो, जब 5 संख्याएं एपी में लेनी हो, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, जब 3 संख्या को यानी या 3 राशि को, जब 3 राशियाँ एपी में हो, तो कौन कौन सी राशि इसमें लेंगे, तो एक ले लेंगे हम अल्फ़ा माइनस बीटा, दूसरा हो जाएगा अल्फ़ा और तीसरा हो जाएगा अल्फ़ा प्लस बीटा। यानी प्रथम पद में अल्फ़ा माइनस बीटा लेंगे, द्वितीय पद में लेंगे बीटा अल्फ़ा और तृतीय पद में ले लेंगे अल्फ़ा प्लस बीटा। वैसे ही जब 4 राशियाँ एपी में हो, तो कौन कौन से लेंगे, तो अल्फ़ा माइनस 3 बीटा ले लेंगे पहला, उसके बाद अल्फ़ा माइनस बीटा लेंगे, उसके बाद अल्फ़ा प्लस बीटा लेंगे, उसके बाद ले लेंगे अल्फ़ा प्लस 3 बीटा, अल्फ़ा प्लस 3 बीटा ले लेंगे। 4 गो राशियाँ जब लेना हो इसमें एपी में, तो हम यही ले लेंगे अल्फ़ा माइनस 3 बीटा, अल्फ़ा माइनस बीटा, अल्फ़ा प्लस बीटा और अल्फ़ा प्लस 3 बीटा ले लेंगे। फिर जब 5 राशियाँ लेनी हो, जब 5 राशियाँ एपी में हो, जब 5 राशियाँ लेनी हो तो अब यहाँ से ले लेंगे हम अल्फ़ा माइनस 2 बीटा, अल्फ़ा माइनस बीटा, अल्फ़ा प्लस बीटा, अल्फ़ा प्लस 2 बीटा ले लेंगे। अल्फ़ा माइनस 2 बीटा लेंगे, अल्फ़ा माइनस बीटा लेंगे, अल्फ़ा लेंगे, अल्फ़ा प्लस बीटा लेंगे, अल्फ़ा प्लस 2 बीटा लेंगे। 5 राशियाँ हो जाएगा, ये प्रथम पद, दूसरा पद, तीसरा पद, चौथा पद, पाँचवां पद, 5 पद हो गया इसमें। अब यहाँ से हम क्या करेंगे, यहाँ तक क्लियर है। इस पर सवाल आएगा तो हमें उस सवाल को हल करने में इसकी सहायता से हमें हल करना है, मदद मिलेगी इससे। अब देखेंगे हम समानांतर माध्य। समानांतर माध्य में जब 3 राशियां समानांतर श्रेणी में हों तो उसमें बीच की राशि को समानांतर माध्य कहते हैं। जैसे में देखेंगे हम कि यदि 3 राशियां a, बड़ा a और छोटा b, ये 3 राशियां समानांतर श्रेणी में हो, समानांतर श्रेणी में हैं, तो बीच वाली जो संख्या होगी ये वाली, यह समानांतर श्रेणी, यह हो जाएगी आपकी समानांतर माध्य। यहाँ से हम चलेंगे एपी की परिभाषा से, यानी कि समानांतर श्रेणी की परिभाषा से चलेंगे बाय डेफिनेशन। तो यहाँ से हम जानते हैं ना कि T2 माइनस T1 बराबर T3 माइनस T2 होता है। T3 माइनस T1 बराबर T2 माइनस T1 बराबर T3 माइनस T2 होता है। तो T2 है आपका A और T1 है छोटा a, और T3 है आपका B और T2 है आपका A। अब हम यहाँ से क्या करेंगे कि A को एक तरफ कर देंगे। A आपका आ गया इधर, ये तो अपने जगह पे है, और इधर वाला A आ गया इधर, और B है अपने जगह पे और A चला गया उधर। अब इसको हम थोड़ा सा ऐसे लिख देंगे, ये 2A हो गया, और यहाँ से हो जाएगा आपका A प्लस B, लिख सकते हैं, इसको कोई दिक्कत नहीं है। तो A बराबर हो गया आपका A प्लस B बाई 2। तो A का ही ना हमें वैल्यू चाहिए था, A ही ना समानांतर माध्य है। तो यहाँ से हम क्या करेंगे
कि ए बराबर जो आया है a+b/2, जब 3 राशियां दी गई होंगी तो उससे हम आसानी से इसी फार्मूला पे, यह आपका फार्मूला हो गया समानांतर माध्य का, ए को हम कहेंगे समानांतर माध्य, जिसको हम लोग कहेंगे अंग्रेजी में अरिथमेटिक मीन। अब यहाँ से हो जाएगा a+b/2। अभी हम लोग समानांतर श्रेणी का परिभाषा, समानांतर श्रेणी में समानांतर माध्य को देखें। इसका फार्मूला a बराबर a+b/2 हुआ। इसको हम लोग कहेंगे समानांतर माध्य, ए को कहते हैं समानांतर माध्य, अरिथमेटिक मीन। यही ना फार्मूला देखे। अभी जैसे मैं आपको सवाल दे देगा एग्जाम्पल में, जैसे देखिए कहेगा कि 4 तथा 12 का 4 तथा 12 के बीच का समानांतर माध्य बताएं, का समानांतर माध्य बताएं। तो समानांतर माध्य ज्ञात करने के लिए यहाँ पे ए हो गया और ये बी हो गया, ये ए और बी का काम ये काम करेगा। तो यहाँ से लिख देंगे सूत्र से, लिखेंगे जब हल करेंगे तो यहाँ से लिख देंगे सूत्र से, और लिखेंगे समानांतर माध्य ए बराबर हो जाएगा आपका a+b/2, यानी कि ये हो जाएगा आपका 4 + 12/2, यानी 12 4 16/2, कट जाएगा 8, यानी इसका समानांतर माध्य आपका 8 आंसर आ जाएगा। तो ये हमारा बेसिक रहा, आज का बेसिक रहा। अब हम सब सवाल इसका बनाना शुरू करेंगे। आज इस वीडियो में इतना ही रखेंगे, सवाल के लिए अगला वीडियो हम तैयार करेंगे।